जल्दी से करते हैं शुरुआत 10 की कमाई में। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार, सेठी साहब और राजेश पालिया साहब। पालिया साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी मिंडा कॉर्प। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। पिछले 3-4 वीक का अगर हम डेटा देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके की रिकवरी एक बड़े करेक्शन के बाद मिंडा कॉर्प में आते हुए दिखी, हमें लगता है ये वापस से अपना अप ट्रेंड को यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिज्यूम करते हुए दिखेगा। स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के टारगेट जो आना चाहिए करीब 320-340 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से अगर कोई वॉलेटिलिटी में डिप्स मिलती है तो भी ऐड करेंगे हम। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे करीब 195 के आसपास। तो मिंडा कॉर्प होगा लॉन्ग टर्म पिक। मिंडा कॉर्प है वो स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की राय राजेश जी की तरफ से आती। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है एक वापिस से ऑटो सेक्टर का ऑटो कंपोनेंट स्टॉक आया है। स्टॉक का नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो अभी 2500 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। इस स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले, मतलब पिछले हफ्ते जो शाम का शो होता है ये बाजार आज और कल, वहां पे भी रिकमेंड किया था। उस समय 2200 के लेवल पे रिकमेंड किया था, 10 दिन में ये 2500 के लेवल पे आ गया। बट मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ये कंपनी प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है और ये ऑटोमोटिव सेगमेंट, इंडस्ट्रियल सेगमेंट और इंजीनियरिंग तीनों सेगमेंट को कैटर करती है। 12 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, बहुत ही मार्की क्लाइंट लिस्ट है और कई सारे इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें ये मार्केट लीडर है। और कंपनी ने हाल ही में ये जो वेयर हाउसिंग के लिए, स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए भी सेगमेंट में फॉरी किया है, वहां से अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। मार्च क्वार्टर भी बेहद दमदार था, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं और FIS DIS भी अराउंड 18.4% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें मिरे एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्को, ABSL, टाटा, HSBC सब है। और IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी इस कंपनी में 4.79% स्टेक ओन करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने लायक स्टॉक है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 3200 रुपए। 3200 के टारगेट के लिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ये है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। दोनों एक्सपर्ट ने ऑटो एंसिलरी स्टॉक चुना है लॉन्ग टर्म के लिए, मिंडा कॉर्प पालिया साहब ने, क्राफ्ट्समैन सेठी साहब ने। आइए एक इंटरेस्टिंग डेटा की तरफ आपको लेकर चलते हैं और वो है FIs की बिकवाली का। अब आप कहेंगे तो हमको पता है, हमको भी मालूम, आपको पता है जून के महीने में बहुत बेचा, आजकल कम बेचे हैं, सबको पता है। लेकिन क्या बेचा है, कहां बेचा है ये पता है, और क्या खरीदा है, कहां खरीदा है ये पता है नहीं है। बस यही डेटा सारे लेकर आए हैं वरुण दुबे हमारे साथ कि जून के महीने में FIs ने जो जबरदस्त बिकवाली की उनमें सेक्टर अलोकेशन कैसे बदला है, कौन से सेक्टर्स में बिकवाली की है, कौन से सेक्टर्स में एंट्री की है या अपना अलोकेशन बढ़ाया है। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो ये तो हमको सबको पता है कि 58,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो FIs ने जून के महीने में की है। और बेसिकली ये जो एलोकेशन बदला है ये भी इसीलिए बदला है कि कहीं ज्यादा बेचा है, कहीं कम बेचा है, तो उसके चलते इनका जो एलोकेशन है वो काफी हद तक बदल चुका है। सबसे पहले बताता हूं जहां पे इन्होंने बिकवाली की और एलोकेशन बढ़ा है, तो उसमें ऑयल एंड गैस करीब 46 करोड़ के आसपास की बिकवाली डॉलर्स के लिहाज से मैं बोल रहा हूं FIs ने करीब ऑयल एंड गैस में किया, लेकिन इसके बाद भी इनका एलोकेशन जो है करीब 44 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। ऑटो में भी इन्होंने बिकवाली की है लेकिन 37 बेसिस पॉइंट यहां बढ़ा है। पावर और फार्मा ये दो और सेक्टर्स है जहां पे इनका कुल एलोकेशन जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें था कैपिटल गुड सेक्टर। यहां पे दरअसल अगर आप जून के महीने में देखेंगे तो FIs ने खरीदारी की है, करीब 16-17 करोड़ डॉलर के आसपास की खरीदारी जो है FIs ने जून के महीने में की है और यहां इनका जो कुल एलोकेशन है उसमें 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी की है। इंटरेस्टिंग और भी इसके लिए है क्योंकि आपने देखा कि जुलाई के महीने में काफी सारे FIs की रिपोर्ट जो है वो कैपिटल गुड सेक्टर में आई थी। 4 तारीख को मुझे याद है मैक्वेरी की रिपोर्ट आई, उसके बाद कुछ दिनों पहले HSBC की आई, लेकिन जून में ही देखिए FIs ने दरअसल कैपिटल गुड्स में खरीदारी शुरू कर दी थी और करीब 16-17 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। 10 बेसिस पॉइंट से अपना जो एलोकेशन है वो बढ़ाया है। सबसे ज्यादा एलोकेशन कम हुआ है तो वो फाइनेंस सेक्टर में है, करीब 174 करोड़ डॉलर के आसपास की बिकवाली यहां पे की है।
50 बेसिस पॉइंट से इनका जो एलोकेशन है वो घटा है। मेटल्स और एफएमसीजी यहां पे भी इनका जो ओवरऑल एलोकेशन है जून के महीने में घटा है। इसके अलावा केमिकल्स और सीमेंट सेक्टर में भी इन्होंने अपना एलोकेशन जो है उसको 9 से 10 बेसिस पॉइंट के आसपास घटाया है। तो ये वो पूरा बाइफर्केशन है जहां एलोकेशन बढ़ा है घटा है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे कैपिटल गुड्स लगा, जहां पे खरीदारी भी की है, एलोकेशन भी बढ़ा है और जुलाई में रिपोर्ट्स भी आएंगी। कैपिटल गुड्स, एबीबी, सीमेंट्स और बाकी सारे स्टॉक जो एलएनटी भाग भी रहे हैं, वैसे भाग भी रहे रिसेंटली हमारे छोटे छोटे वाले पित्ती इंजीनियरिंग टाइप के गजब के बहुत बढ़िया, हाँ। ऑर्डर इनटेक मजबूत है, वहां पर अच्छी तेजी होती दिख रही। तो कैपिटल गुड्स एकदम क्लियर कट विनर है। और कहाँ बढ़ा है थोड़ा लोकेशन? अनिल जी यही खरीदारी एक ही की, बाकी खरीदारी। एलोकेशन बढ़ इसके लगे क्योंकि आपने कम बिकवाली की सबसे ज्यादा, जैसे कि फाइनेंस में बिकवाली की 174 करोड़, तो वहां तो सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट का एलोकेशन ही कम हो गया। लेकिन अभी भी एयूएम सबसे ज्यादा वही है फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल। ओके, ये है बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च जो आपके लिए वरुण लेकर आए। आइए बढ़ते आगे, 10 की कमाई के कुछ और स्टॉक्स ले ली जाए। कुणाल जी, राकेश जी बताएं सर। अरे जी देखिए, 10 की कमाई में आज मैं और राकेश जी लाए हैं न केवल देश की सबसे पुरानी कंपनी बल्कि अनिल जी पूरे महाद्वीप की सबसे पुरानी कंपनी यानी कि ईआईडी पैरी, जो कि 1780 में बनी थी अनिल जी, और इसको एक अंग्रेज ने बनाया था और तब से कंपनी अनिल जी लगातार चल रही है। तो ईआईडी पैरी है मेरी और राकेश जी की आज 10 की कमाई की विशेष खरीदारी की राय। अनिल जी स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। चीनी के बाकी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि करेक्शन भी आया, लेकिन ईआईडी पैरी लगातार आउट परफॉर्म करता है और इसमें अभी मौजूदा स्तरों के आसपास गिरावट में धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करना है मध्यम से लंबी अवधि के लिए। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक की खास बात यह है कि इंसुलेटेड है, किसी भी तरीके की मार्केट करेक्शन से इंसुलेटेड है, किसी भी रीसेंट करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा और उड़ने को तैयार है। 700 रुपए के टारगेट के लिए ईआईडी पैरी में निवेश की राय है। तो ये है आपके लिए ईआईडी पैरी खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से 10 की कमाई के तौर पर। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है, पालिया साहब बताएं। पोजिशनल पिक रहेगी अनिल जी वरुण ब्रेवरेजेस। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली डेली सेटअप के हिसाब से देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है स्टॉक में, कभी भी छोटी मोटी भी गिरावट इसमें आती है तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे हमने देखा है कि कंटिन्यू है यहाँ पे। तो जिस तरीके के अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, अगर हम मंथली सेटअप पे भी देखें तो एक काफी बड़ा ब्रेकआउट इसमें एक कंसोलिडेशन का होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि वरुण ब्रेवरेजेस बीबीएल को यहाँ पे बाय करना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसमें करीब 940 से 960 तक के। करंट लेवल से अगर डिप्स आएगी तो भी ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब हम 815 के आसपास। वरुण बेवरेजेस बाय करने की सलाह पोजिशनल पिक में। ओके, पोजिशनल पिक के तौर पर वरुण बेवरेजेस में करें खरीदारी। आज पेय पदार्थों पर बड़ी रिपोर्ट्स आ रही है। कुणाल जी, राकेश जी ने भी सुबह, अच्छा ऐसी नहीं छोटी मोटी स्पेशल पिक का बिगुल बजवाया यूबीएल के लिए और अब पायलट साहब को पसंद है। कॉम्प्लीमेंट्री, एक्चुअली यूबीएल तो नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट्स होता तो ठीक है, बट फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वरुण बेवरेज। हाँ, ये बात सही है। तो चलिए वरुण बेवरेजेस यहाँ पर खरीदारी करने की राय, 815 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदे। आइए सेठी साहब बताएं आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी पोजिशनल पिक है, इस स्टॉक को कई बार पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो अभी 797 798 के लेवल पे ट्रेड करता है। इस स्टॉक को मैंने ओरिजिनली 270 के लेवल पे रिकमेंड किया हुआ है, वहां से तो फिर 1035 तक के हाईज किए और वहां से अब ये करेक्ट होकर इन लेवल्स पे आया है। बट मुझे लगता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जिसका जॉइंट वेंचर है कार्बोरंडम कंपनी यूएसए और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके के साथ। ये कंपनी एब्रेसिव्स, फिर रिफ्रैक्टरीज और इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स बनाती है। दमदार फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, एक जीरो डेट कंपनी, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है मुझे लगता है। और इस कंपनी में भी कई सारे एफआईएस डीआईज ने अच्छी खासी हिस्सेदारी रख रखी है। एफआईएस डीआईज की स्टेक अराउंड 36.4%। और हाँ अनिल जी, इसमें एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आप कई बार मुझे नोट करते हैं, उन्होंने भी इसमें 1.3% हिस्सेदारी ले रखी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी पोजिशनली बहुत अच्छा करना चाहिए, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। 875 का टारगेट, 770 का स्टॉप लॉस। 770 का स्टॉप लॉस, 875। सर एक बार उनका पोर्टफोलियो पूरा ही बता दें। कहीं से ढूंढ के लाओ आप, क्या है एक बार आइडिया लग जाएगा। जैसे बहुत साल लगे हमें इनका पूरा पोर्टफोलियो जानने में।
कुणाल जी का भी। कुणाल जी का। हाँ, वो भी हम पूरा जान नहीं पाए, ऐसे MIT का भी हम पूरा जान नहीं पाए। एक बार कोशिश करके रख दे सबके सामने, आनंद आ जाएगा। आइए तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इस ब्रेक के बाद बग्गा साहब से हम जानेंगे उनके विचार मस्त साहब को लेकर, हाँ। और साथ ही मकाओ में लॉकडाउन को लेकर। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं 10 की कमाई के स्टॉक्स और SPL देने के लिए। लेकिन उससे पहले बग्गा साहब के पास पहुंचते हैं। बग्गा साहब, वो पुराने आप तो वो सीरियल नहीं आते थे वो रामायण महाभारत वाले, उसमें जो ये सब आता था कि इसमें मुझे साजिश की बू आ रही है, वो वैसे वाले ये दो जगह हमको साजिश की बू आ रही है, जरा बताइए आप। एक तो ये एलोन मस्क साहब और जो ट्विटर के बीच में मामला चल रहा है, ये मस्क साहब क्या मतलब कुछ ऐसा है, पहले बिटकॉइन बोलते मैंने लिया फिर बेच दिया, ट्विटर में भी ऐसा किया। और दूसरा ये चाइना वाले मकाओ में कहीं कोई कोविड नहीं है, सब जहाँ है वहाँ पे भी लोग आराम से ठीक हो रहे, इन्हीं को लॉकडाउन लगाना है। तो क्या ये कुछ मामला गड़बड़ दिखता है दोनों जगह? लगता तो है अनिल जी, बिल्कुल। और देखिए मकाओ अगर आप देखें तो पिछले 20 दिनों में 1500 केस आए हैं टोटल। शंघाई पिछले हफ्ते फिर से हो गया था जी, शंघाई में शायद लॉकडाउन हो जाएंगे। मैंने स्टडी किया कितने केस हैं, 54 केस थे दिन के। यहाँ तो भारत में देखिए रोज, अभी दिल्ली में 500 केस होते हैं दिन के, चल रही है रोजमर्रा की जिंदगी। अब यूरोप में तो इतना हो गया है कि अगर किसी को कोविड भी है, आप रोक नहीं सकते उनको रेस्टोरेंट में आने से, सो लॉन्ग अगर उन्होंने वैक्सीनेट करवाया हुआ है। तो लोग घूम रहे हैं कोविड के साथ भी, क्योंकि यही कह रहे हैं सारी सरकारें कि ये तो ओमिक्रॉन सबको होगा और फिर पॉपुलेशन से निकल जाएगा। तो बिल्कुल ये अब जैसे मकाओ ऑन इट्स ओन कोई इतनी बड़ी अहम खबर नहीं है। वो 6 लाख लोग उधर रहते हैं, 1,500 केस हुए 20 दिनों में, बट एक सिग्नलिंग हो जाती है कि फिर और जगह भी क्या ये रोकेंगे। और जब लॉकडाउन आएगा, लॉकडाउन उनका 2 महीने से कम होता नहीं है। जैसे हमने देखा पिछले क्वार्टर में जब शंघाई में आया, अप्रैल में नियरली पूरा निकल गया और लोगों के ऑलरेडी 6 टेस्ट हो गए। अब 4 टेस्ट और कराने हैं अगले 4 दिनों में पूरी पॉपुलेशन को। तो ये बिल्कुल ही ना समझी की ही पॉलिसी है, बट टॉप मैन की पॉलिसी है जीरो कोविड की, तो कोई इसके साथ नहीं कर सकता आर्ग्यू। इनफैक्ट उनके प्रधानमंत्री ने भी कहा बहुत नौकरियां जाती हैं और जीरो कोविड हमें देखना चाहिए, बट वो इतने पावरफुल नहीं है जितने चेयरमैन उधर पावरफुल हैं जी। और उन्होंने कहा है कि कोविड पॉलिसी। रही बात मस्क की अनिल जी, ये मैं कहूंगा यूएस रेगुलेटर की भी खामी है कि इनको ये पकड़ नहीं पाए। पहले एक बार ही आपको याद होगा जब टेस्ला के शेयर्स बहुत नेगेटिव चल रहे थे, इन्होंने कहा मैं प्राइवेट लेके जा रहा हूं और मेरा क्लोज आउट हो गया है, फंडिंग भी, और शायद सऊदीज के साथ फंडिंग है। बाद में निकला कि वो गलत था। कोई भी ऐसा प्रमोटर भारत में करता तो उसके ऊपर हम इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी केस लग जाते। दूसरा ये डॉज कॉइन या डॉग कॉइन जो है, हर बार ही कहते थे वो शिंजो कुछ जो दीप कोई नाम आते हैं ये तो, और वो ऐसे चल रहा है शिबू कुछ। तो तीसरा ये ट्विटर का अगर आप देखें, पहले कहा खरीदेंगे फिर कहा नहीं खरीदेंगे। अब उन पे आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे आपके जो अकाउंट्स हैं वो फॉल्स हैं। ट्विटर कह रहा है 5% से कम है, वो कह रहे हैं एविडेंस दिखाइए। अब ट्विटर ने भी एक बड़ी लीगल फर्म को हायर किया है और अमेरिकन कोर्ट्स, अनिल जी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेरिकन कोर्ट्स नॉर्मली सेलर के ऊपर बहुत हावी होते हैं अगर वो किसी ऐसे कारण के लिए डील से मुकरें, तो वो बहुत हैवी पेनल्टीज लगाते हैं। ऐसे केसेस पहले हुए हैं। तो यही अब निष्कर्ष निकल रहा है कि कोर्ट में जाएगा। $1 बिलियन तो उनको ब्रेकेज फीस देनी है अगर वो तोड़ते, बट हो सकता है प्यूनिटिव डैमेजेस भी कोर्ट्स दें। और जब से इन्होंने अनाउंस किया तब से ट्विटर 30% डाउन था, बट 15% आफ्टर मार्केट गिर गया फ्राइडे को। आज सवेरे देखते हैं क्या अमेरिका में खुलता है। बट जैसे स्नैप है वो 65% डाउन है इस साल में, वो भी एक शॉर्ट मैसेजिंग ऐप है, वो 65% डाउन है। तो ट्विटर यहां से नीचे जाएगा, उसके लिए खराबी है।
और इनको यही है कि शायद बायर्स रिमोर्स हो रहा था कि बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, $44 बिलियन फंडिंग इन्होंने तैयार की थी बट पूरी नहीं की थी। $22 बिलियन अभी भी होल था जो नहीं भरा था, जो इनको फंडिंग रेज करनी थी। तो फंडिंग तो नहीं थी इनके पास, और जिस तरह से हैंडल किया गया है वो बहुत बुरा है ट्विटर के लिए भी। बट अमेरिकन कोर्ट्स प्रोबेबली ट्विटर के पक्ष में राय देंगे, वो कुछ महीने लग जाएंगे वो आते आते। ओके, तो बेहद इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई है। ये सारी की सारी, चाहे वो चाइना की तरफ से आ रही हो मकाऊ को लेकर, या फिर ट्विटर की तरफ से आती हुई दिख रही है, एलन मस्क साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। धन्यवाद सर, सारी जानकारी, सारा विश्लेषण और सारा डायरेक्शन हमारे दर्शकों को और हमें बताने के लिए बगैर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, वो कौन सा आप बोल रहे थे, कौन सा कोइन जो टोमी के नाम पे किसी, हाँ वो कुत्ते के नाम पे, कुत्ता नहीं सर, टोमी। टॉमी के हाँ हाँ सर, डोंट हर्ट इमोशंस। हाँ, दीप की स्पेशली, दीप क्या क्या नाम से? तो दो कॉइन है, एक डोज कॉइन है जिस पर एक डॉग की पिक्चर है जो अच्छा एक चीज बताओ, ये जिस पे डॉग की पिक्चर है उसको डोज कोइन क्यों? स्पेलिंग भी तो सेम है, DOG, डॉग कोइन क्यों नहीं? वो एक तरीका होता है सर, वो डॉग, डॉगी, डोज, एक अच्छा। अब ये स्लैंग आ गया सर, ये Oh वो my बोलने का God. तरीका हो गया। ओके, डोज कोइन, डोज कॉइन, और उस पर एक जो कुत्ते की इमेज है उस ब्रीड को शिबा इनू कहते हैं, तो उस पर भी एक कॉइन बन गया था, शीब कॉइन। शिपा याद था। तो शीब कॉइन वो वहां से बनकर आया। ये सब इलोन मस्क, डोज कॉइन को प्रमोट इलोन मस्क साहब नहीं करा था सबसे पहले, वो खुद खरीद के अनिल जी ट्वीट कर देते थे कहीं भी किसी भी रेगुलेशन में। बट फिर वो कहते हैं तुम्हारे पास रेगुलेशन तो है नहीं, तो क्या ये एसेट है कि SEC के अंदर रेगुलेटेड ही नहीं है? तो ये इस तरह से बहुत मैनिपुलेशन चली है, जो खराब है मार्केट के लिए। खेलो दुनिया खेलो, वैसा हाल है, बिल्कुल। पिछले साल तो चलिए यही चल रहा है, ध्यान रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें, ये है आपका मानना। धन्यवाद सर, जल्द आपसे होगी फिर मुलाकात, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक्स के बाद जय ठक्कर से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का शेयर। जय बताइए। बिल्कुल अनिल जी एडवांस एंजाइम खरीदना है 270 पर, 310 के टारगेट्स के लिए 255 के एक स्टॉप लॉस के साथ। आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है अनिल जी, 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, ऊपर 40 पॉइंट की अपसाइड में देख रहा हूँ इस लेवल से। ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुआ है, विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। 50 डेमा पर अनिल जी थोड़ा ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट आई एम श्योर कि जैसे ही वो निकलेगा 280 के लेवल्स, 310 के लेवल्स हमें इमीडिएटली देखने मिलेंगे। इसके जो खास करके मोमेंटम इंडिकेटर्स है डेली चार्ट्स पर, वो काफी समय से पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, और वीकली चार्ट्स पर भी वो डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। सो ये ऐसा पैटर्न जब भी एनर्जी एक फॉर्म होता है विद सच काइंड ऑफ अ डाइवर्जेंस, एक काइंड ऑफ डेफिनेट मूव आपको देखने मिल ही जाता है। सो 310 के टारगेट्स के लिए आप एडवांस एंजाइम्स खरीदे, 255 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए एडवांस एंजाइम, 255 का स्टॉप लॉस, 310 का टारगेट, खरीदारी करके चले। हिमांशु जी आप भी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। जी दीपांशु, तो 10 की कमाई के लिए पोजिशनल तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है गुजरात फ्लोरो, जिसको फ्लोरो केमिकल के नाम से भी हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ है इस चार्ट में, तमाम बाजार की वोलेटिलिटी के बावजूद एक नैरो कंसोलिडेशन देखने को मिली, और आज के सेशन में फ्रेश कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में। 3150 3160 के लेवल्स हैं, खरीदारी करें, कोई भी गिरावट मिलती है और ऐड करें। मुझे लगता है 3500 और 3800 तक जैसे टारगेट्स गुजरात फ्लोरो में आते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तेजी इस चार्ट ने दिखाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, और अब वापस से अपने नेक्स्ट अप मूव के लिए ये स्टॉक तैयार होते हुए नजर आ रहा है। तो गुजरात फ्लोरो, इस पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी इस समय। जैन साहब से भी लेते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया। जैन साहब बताएं सर, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? SP अपैरल्स। देखिए इनफैक्ट आज रिटेल स्टॉक्स में काफी बढ़िया माहौल बना हुआ, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिमी जी को भी सुना था KKCL के बारे में बात कर रहे हैं, और ये स्टॉक मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, और शायद आज पैनल पे सेठी साहब भी उन्होंने भी कवर किया। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया कंपनी है, और मैं देखिए इस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा कि क्रोकोडाइल जो एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में, और नटालिया ब्रांड है जो कि बहुत फेमस है। अगेन करीब 25 फैक्ट्रीज है कंपनी की, और बहुत जबरदस्त फंडामेंटल्स है, मुझे फंडामेंटल्स बहुत सस्ते लगते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है एक अच्छा खासा करेक्शन दिया हुआ और बेस बनाया है, मतलब कहीं ना कहीं 325 350 एक ऐसा रेंज है जहां पे अच्छा सपोर्ट लेगा,
और ऊपर के लेवल ये स्टॉक ने 531 रुपए के दिखाया, तो उसके सामने बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुका है। और पिछले अगर पी मल्टीपल की बात करें तो सिर्फ 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है, 250 रुपए की प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के लगभग है। सो पिछले अगर 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 10% और 7 साल में कंपनी ने गजब की ग्रोथ दिखाई है, 36% के लगभग। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स थे दिसंबर और मार्च क्वार्टर के। सो बेसिकली अभी न्यूज भी आई थी रिटेल सेक्टर में, देखिए जनवरी टू जून जो रहा है वो प्री कोविड लेवल्स पे आ गया, और अब आने वाले दिनों में भी आगे इनको तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का बेनिफिट मिलता है मैन्युफैक्चरर्स को। तो बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए और आराम से जो टारगेट है वो करीब 425 के टारगेट्स लगाए। यह है आपके लिए एसपी अपैरल्स, इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से 10 की कमाई के तौर पर हमारा भी ये एसआईपी स्टॉक रहा हुआ है, बढ़िया मजबूत एक्शन वाला स्टॉक, और टेक्सटाइल सेक्टर तो मजबूती में है ही। कुछ और बेहतरीन पिक्स आने की तैयारी में, उससे पहले आइए बाजार आर या पार हमारी खास सीरीज, और उसके बाद जय ठक्कर भी आपको देंगे एक जैकपॉट शेयर। एसपीएल मिड कैप स्टॉक से 2 पिक्स और आने की तैयारी में है। उससे पहले आइए मुलाकात करते हैं डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के एमडी अजय श्रीवास्तव साहब से। बाजार के जाने माने दिग्गज अजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए ग्लोबल मार्केट की उठापटक और भारतीय बाजारों की हल्की फुल्की रिकवरी के बीच में राय लेते हैं, उनकी डायरेक्शन लेते हैं कि किस तरह आगे बाजार का रहेगा डायरेक्शन। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताएं सर क्या लग रहा है मार्केट? देखिए मार्केट में कोई कमी नहीं है, मार्केट बढ़िया है। जितना भी हमारा इन्वेस्टर है वो स्थिर है, इस समय थोड़ा एफआई सेलिंग रुकी है, तो इससे अच्छा माहौल तो आई थिंक पिछले 12 महीने में नहीं मिला हम लोग को। लेकिन एक ही उसमें अब चेंज आ गया है पूरे माहौल के अंदर में कि पहले हमको सिर्फ कंपनी एनालिसिस करनी पड़ती थी कि क्या खरीदें क्या बेचें, अब एनालिसिस ये है कि किस पे सरकार की नजर अगली बार आएगी उनके प्रॉफिट पे। अब तो एक होड़ सी लगी है कि इन्वेस्टर को हमें निकलना है, इससे पहले सरकार की नजर उस कंपनी में पड़े। तो उसके लिए अब जो होल फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो चेंज ये हो गई है कि अब हमको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देखना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज एज एंड व्हेन इलेक्शन अब नजदीक आते जा रहे हैं टैक्स रेवेन्यू चाहिए होगा सरकार को। और आपने देखा जैसे स्टील पे, एनएमडीसी और आयरन ओर पे और इन सब चीजों पे जो टैक्स लगा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी कंपनी आप निवेश कर रहे हैं उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इससे पहले कि कोई रेगुलेटरी एक्शन आके उसका प्रॉफिट सारा वाइप आउट कर दे। तो ये एक बहुत चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में इंडिया में, बिकॉज पहली बार गवर्नमेंट का इंटरेक्शन कंपनी लेवल पे आ गया है लिटरली स्पीकिंग। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर को भी सचेत रहना चाहिए कि भैया प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इससे पहले कोई डेवलपमेंट ऐसी हो जाए जो सारा प्रॉफिट खत्म कर दे। ठीक बात है, सरकार की नजर कहां तीसरा नेत्र खुल जाए उससे डर है। लेकिन सर अब तो जितने लगानी थी लगा ली ड्यूटी, अब अभी भी लगता है आपको और हो सकता है? देखिए आप नहीं समझ रहे किस नई कंपनी पे अब ये प्रॉफिट आएगा। हमारा इन्वेस्टर का हमारा क्या एनालिसिस होता है कि जहां पे बम्पर प्रॉफिट आएगा वहीं इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, और जहां उम्मीद है बम्पर प्रॉफिट की। लेकिन जहां बम्पर प्रॉफिट आया अगर सरकार की नजर पड़ गई तो उससे पहले कि सरकार की नजर पड़े हमें अपना निवेश निकालना पड़ेगा। वो चैलेंज जो अब जो इन्वेस्टर को आ गया है कि प्रॉफिट बुकिंग का चैलेंज, पहले था आप लगा दीजिए 3 साल 5 साल तक चलता रहेगा, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब खासकर अगले 18 महीने के अंदर में हमने देखेंगे इसके ऊपर में कि कई नए टैक्स आएंगे वेरियस इंडस्ट्रीज के ऊपर में, बिकॉज जो भी कह लीजिए हमारा बजट 60 से 70% इंडिया को सपोर्ट करता है फूड ग्रेन्स के लिए, मनरेगा के लिए वगैरह, उसके लिए पैसे की प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगी। और इसलिए आपको निवेश वहां करना और निकालना बहुत जरूरी है, डालना बहुत आसान है। बार बार यही कह रहे हैं, अब ये इंडियन फिलॉसफी आ गई है कि इसको आप कब निकाल के बुक करें प्रॉफिट। जो बैंक है जो आप प्रॉफिट देखते हैं पेपर पे, उसको आप पेपर ही रखिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर अजय सर ऐसा सोचते तो उसके पीछे वजह है। शुगर एक्सपोर्ट कोटा को लिमिट करने के बाद स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल गेन टैक्स लगाने का, कॉटन के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कॉटन एक्सपोर्ट पर, तो ये सारी जो बंदिशें हुई जहां मोटा पैसा बाजार में उन कंपनियों का बन रहा था, वहां पर जो रेस्ट्रिक्शन लगा वहां सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा अजय सर बता रहे हैं। अच्छा सर, ये तो बात हुई उन कंपनियों के बारे में। अब ये बताइए कि सर फिर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट करने के कोई मौके आपको दिख रहे हैं? देखिए इन्वेस्ट करने के लिए तो हमेशा मार्केट में कोई ना कोई
अच्छी स्टोरी चलती रहेगी मार्केट के अंदर में, नई स्टोरी आएंगी। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में ऑटो की स्टोरी वापस आई है कि स्टील के प्राइस गिर गए। अगले 6 महीने के अंदर में कमोडिटी की स्टोरी थोड़ी सी वापस आएगी, बिकॉज इतने प्राइस जो गिर चुके हैं कंपनियों के, जो P2 या 3 जितना भी आप उस पर टैक्स लगा लीजिएगा, कुछ तो प्रॉफिट कमाएंगे कंपनियां, और मोनोपोली है। तो हमारे हिसाब से कमोडिटी में वापस अगर आप नहीं है तो निवेश करके इस लेवल्स पे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं एज अ ग्रुप इटसेल्फ। जितना भी कर लें, इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी थोड़ी सी वीक रहेगी और थोड़ी सी काफी वीक रहेगी अगले 6-7 महीने में। तो जो उछाल होनी थी कंज्यूमर स्टॉक्स वगैरह में काफी हो चुकी है, उसमें से अगर निकल के एमएनसी से निकल के अगर आप वापस कमोडिटी में जाएंगे तो हमें लगता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल तो डेफिनेटली उससे ज्यादा आएगी, बिकॉज डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से चल रहा है, आप कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, कमोडिटी प्राइस इंडिया में बढ़ के रहेंगी, जितना मर्जी कंट्रोल कर लीजिए जो डॉलर इंडेक्स देखते हुए। तो उस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से नंबर 1 सेक्टर जो आज हमें इन्वेस्टमेंट लगता है वो कमोडिटी सेक्टर है। इस मार्केट में कहना, लोग कहेंगे अचंबा होगा कि क्यों कमोडिटी, इतने सस्ते में ये कंपनियां इतने डिविडेंड देती हैं, कंपनियां आपको शायद कभी नहीं मिलेंगी, और अगर आप पिछली बार चूक गए तो फिर मौका दे रही है बाजार आपको इन कमोडिटी स्टॉक्स में जाने के लिए। सर यही तो आपकी खासियत है और खास बात है सर, आप मतलब एकदम स्ट्रांगली साफ शब्दों में कॉन्ट्रा कॉल मजबूती से लेते हैं, साफ साफ बताते भी हैं। अच्छा सर, मैं भी जब आपको सुना था आपके पीछे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दिख रही, 2 घोड़े दौड़ते हुए दिख रहे हैं पीछे। हाँ जी। हाँ, तो मार्केट में वो कौन से 2 घोड़े हैं जो जोर से दौड़ेंगे? देखिए, बैंकिंग और कमोडिटी दोनों दौड़ेंगे मेरे हिसाब से जी। बैंकिंग को आरबीआई दौड़ाएगी, बिकॉज उसके बाद कोई चारा नहीं है, और कमोडिटी को डॉलर इंडेक्स दौड़ाएगा। तो हमारे हिसाब से आपने अगर ले लिया 2 घोड़े, तो 2 घोड़े पे अगर आप सवार हैं, लेकिन ये जरूर कोशिश करिएगा कि एक ही पे सवार हुई है एक टाइम पे। अगर एक टांग एक पे एक टांग दूसरे पे है तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, और वो गधे बोलना तो ठीक नहीं है, कोई ऑफेंडेड फील भी कर सकता है या टट्टू बोले, तो इससे बढ़िया ये कि आप बता दें कौन से सेक्टर्स खराब है। देखिए, सेक्टर कोई खराब नहीं है हमारे हिसाब से, इंडिया के अंदर सब चलेंगी। सेगमेंट खराब है, जो स्मॉल कैप का जो पूरा सेगमेंट है वहां से आपको निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी एक चीज बता रही है आपको, डीमोनेटाइजेशन देख लीजिए, जीएसटी की बात देख लीजिए, कि छोटी कंपनियों का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है धीरे धीरे, और अब जो नया टैक्स 5% जीएसटी लगा उससे और भी तकलीफ आएगी। तो मेरे हिसाब से जितना भी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, उसको बहुत ध्यान से देखिए कि अब क्यों इस कंपनी में, इसके प्रमोटर क्या है, क्या इसकी कैपेबिलिटी है, क्या ये कंपनी बिकेगी या ये कंपनी प्रमोटर चलाते हैं, बिकॉज इन कंपनी कोई होप नहीं है। आपने देखा इतना हमारे कम से कम $200 बिलियन आया हमारा इंडस्ट्री के अंदर में, जो अपना वेंचर कैपिटल ने डाला है नई नई कंपनियों के अंदर में, बट जीडीपी में ग्रोथ नहीं आई है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ क्या कह रही थी कि इन कंपनियों ने आई, इन्होंने अपना मॉडल निकाला और जो छोटा व्यापारी है उसको बाहर कर दिया। तो जो हमारा कहना है कि हर सेगमेंट ठीक है इंडिया में, तो आप सब चीज तो कंज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट जो स्मॉल कैप सेगमेंट है उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने अपना पूरा फोकस इन्वेस्टर का स्मॉल सेगमेंट में है, वो बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रैटेजी होगी मेरे हिसाब से। तो ये एक सेगमेंट मत देखिए, बट एक पूरा कैटेगरी देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी को बहुत ही सूक्ष्मता से देखिए, और कि क्यों आपने रखा हुआ है स्टॉक। हम भी आप देखेंगे, इंडेक्स भी देखेंगे, लार्ज कैप इंडेक्स 12 महीने में सबसे पहले प्लस हुआ, स्मॉल कैप नहीं प्लस हुआ। उसी हिसाब से अब अगले 24 महीनों में स्मॉल कैप को ही मार पड़ेगी हमारे हिसाब से, बिकॉज जो भी टैक्स रेजिम आएगी या कोई भी चेंज आएगा, बड़ी कंपनी तो संभाल लेंगी उसको, छोटा कहां संभालेगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सही बात आपने कही। तो पहली चीज, खरीदने के लिए 2 सेक्टर, जिसमें एक तो सबका ब्लू आइड सेक्टर, बैंक सबको पसंद है, अजय सर को भी पसंद है। दूसरा वो जिसे कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन वहां पर बहुत ही स्ट्रांग और बेहतरीन कॉन्ट्राबेट कमोडिटी स्टॉक्स पर है, जहां पर अजय सर जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, डेट वेट कम है, वहां पर नजर रखिए। और थोड़ा बाकी स्मॉल कैप शेयरों से 1-2 साल के लिए थोड़ा सावधान रहें, रिव्यू कर ले अपने पोर्टफोलियो को। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों को एकदम बहुत ही बेहतरीन राय आपकी देने के लिए। थैंक यू सर। बाजार स्टेबल है 16,150 पर निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 35,300 के आसपास। न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी आई है। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। सेठी साहब और पालिया साहब दोनों तैयार हैं। पालिया साहब, आपकी शॉर्ट टर्म पिक?
शॉर्ट टर्म पिक रहेगी सुमितोमो केमिकल। ये स्टॉक में अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक छोटी टाइम फ्रेम पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन के अब स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट वापस यहाँ पे देते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, जो इसमें पिछले महीनों में जो गिरावट भी आई थी स्टॉक में, हमेशा देखें तो गिरावट में 200 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट इसने हर बार डिफेंड करके वहां से हमेशा रिकवरी का ट्रेड बनाया। और अब जो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है और उसका जो ब्रेकआउट हो रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम कैरी होते हुए दिखेगा। 545 से लेके 560 तक के अपसाइड के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 465 का। तो सुमितोमो केमिकल्स वो है स्टॉक जो पसंद है पालिया साहब को 545-560 के टारगेट के लिए, और यही वो स्टॉक है जो सेठी साहब को भी बहुत पसंद आता है बार बार लगातार 2:30 बजे। आइए सेठी साहब से ले लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, सुमितोमो केमिकल एक फेवरेट स्टॉक रहा है, कई बार मैंने रिकमेंड किया है। और अनिल जी, जब मैंने कार्बोरंडम यूनिवर्सल को रिकमेंड किया तब आपने MIT के और स्टॉक्स की बात करी, तो वो लिस्ट रेडी है, लेकिन चूंकि इस सेगमेंट में टाइम कम होता है तो मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। बट अनिल जी, आज का जो मेरा शॉर्ट टर्म पिक है वो स्टॉक का नाम है हाइडेलबर्ग सीमेंट, जो कि अभी 174 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक MNC जर्मनी पेरेंटेज वाली कंपनी है और सीमेंट सेक्टर की एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। करीबन 6.3 मिलियन टन की कैपेसिटी है। इनके प्लांट्स है MP, UP, कर्नाटका में। और ब्रांड जो है इनका, मैसूर सीमेंट को इन्होंने टेक ओवर करा था, तो माइसेम नाम का इनका ब्रांड है जो कि काफी पॉपुलर है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और कंपनी के पास अपनी कैप्टिव लाइमस्टोन माइंस है, उसके कारण से इनके जो मार्जिन्स भी है वो भी बेटर है, इंडस्ट्री एवरेज से अच्छे हैं। फिर रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं, डेट इक्विटी रेशियो 0.12 और जिस तरह से हाउसिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रा, ये जो तीनों सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर शुड आल्सो बी ऑन रडार और वहां से हाइडेलबर्ग सीमेंट लुक्स टू बी वेरी गुड। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 190 का, स्टॉप लॉस रखना है 165। आपके लिए हाइडेलबर्ग सीमेंट जो सिटी साहब को पसंद आ रहा है 175 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 190 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करें। आइए एक ट्रेडिंग कॉल देने जय ठक्कर, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। ठीक, पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सिटी साहब को कार्बोरेंडम के लिए और हिमांशु जी को फ्लोरोकेमिकल्स के लिए। दोनों ही स्टॉक फ्राइडे को ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही मैंने SPL मिड कैप स्टॉक्स में रेकमेंड किया था एज अ लॉन्ग टर्म एंड पोजिशनल कैटेगरी स्टॉक्स, एंड दोनों में एक बढ़िया मूव आज देखने मिल भी रहा है, सो थैंक्स फॉर दैट। एंड बजाज ऑटो, इसका 3900 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे अभी, जो ट्रेड कर रहा है करीब 57 के आसपास, दीपांशु इसको खरीदना है। 3900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बजाज ऑटो का, इसको खरीद कर आप चले। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो टारगेट्स निकल कर आ रहे थे वो है 87 एंड 105। 87, 105 ये जो टारगेट्स के लिए खरीदना है इसको, बिकॉज आप देखिए कि बजाज ऑटो में जो कंसोलिडेशन हुआ था उसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ, जिसमें आज एक फ्यूचर्स के चार्ट्स पर अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है, अच्छा लॉन्ग बिल्डअप भी होते हुए देखने मिल रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो इसके निकल कर आ रहे दीपांशु 3950 के है। ऑटो में तो सभी का एक बुलिश स्टांस है, अभी तो अजय जी भी बता ही रहे थे कि ऑटो कभी एक अच्छा थीम चल ही रहा है। एंड वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से टू व्हीलर स्पेस में TVS मोटर, आइशर मोटर ने एक अच्छा ब्रेकआउट देकर ऊपर अच्छी बढ़त दिखाई है। नाउ फाइनली बजाज ऑटो हैज कम आउट ऑफ दिस रेंज, सो 3950, 4000 आर द लाइकली टारगेट्स इन दिस स्पॉट। तो बजाज ऑटो में यहां पर आप कॉल ऑप्शन खरीदें 3900 का 57 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है। यहां पर करनी है खरीदारी 87 और 105 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का, और आज हमारे साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी कार्यक्रम में हो रही शामिल, पोकरना लिमिटेड। आमतौर पर पहले मैं आपको कंपनी का परिचय देता हूं और उसके बाद में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से आपको मिलवाता हूं। आज मैं थोड़ा उल्टा करूंगा। पहले कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट में CEO है पारस कुमार जैन साहब, उनका मैं आपको परिचय दूं। कंपनी सेक्रेटरी हैं वो, 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और 2019 में आप CEO बने इस कंपनी के। उससे पहले CEO के तौर पर आपने काम किया है इस कंपनी में। जैन साहब, स्वागत है आपका।
मैंने कंपनी का परिचय इसलिए दिया क्योंकि मैं पहले तो आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कंपनी का नाम सही क्या है। पोखरण बोला जाए, पोकरना बोला जाए, क्या बोलना चाहिए? पोकरना। पोकरना, ओके। हाँ, क्योंकि राजस्थान में वो जगह पोखरण भी है जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसकी भी स्पेलिंग लगभग सेम है, तो मैंने कहा एक बार पूछ लिया जाए। अच्छा, 1991 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और कंपनी की कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और भारत में तो है ही, लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान से सोर्स किए हुए 75 से ज़्यादा किस्म के ग्रेनाइट्स का कारोबार कंपनी का है और 20 से ज़्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है हमारे चैनल पे, हमने पहली बार आपको आमंत्रित किया है। तो सर, सबसे पहले तो आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, आपकी कंपनी करती क्या है? धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे आमंत्रण दिया इस चैनल पे बात करने के लिए आज। जी सर। मैं थोड़ा हिंदी में उतना स्पष्ट आप आराम से सर बिल्कुल कंफर्टेबली बोलिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसा भी आपको कंफर्ट है। ओके। So basically, Pokarna Limited is into three different businesses. The primary business are into stone. In stone, we are basically into manufacturing of engineered stone, which is called as quartz surfaces. And then our historical business has been granite mining and processing. And also we have a very small part of business into garment manufacturing and retailing. But today, if you look at our overall revenue and the way we are scaling up our business, the large part of our business comes from the engineered quartz surfaces. We are largest exporter of engineered quartz surfaces out of India, and US is our primary market. The business was started by Mr. Gautam Chand Jain in 1991, and since then we've been we first started with granite mining, then we got into granite processing. Then we went into garment manufacturing and retailing. And then in 2006, we took a decision of manufacturing engineered quartz surfaces using Breton technology from Italy. And then वहाँ से हमने फिर 2009 में प्लांट को एस्टैब्लिश किया, फिर रिसेंटली अभी 2021 में हमने हमारी कैपेसिटी को ओवर डबल किया है। तो जैन साहब, जो मैं समझ रहा हूं, आपका मेन कारोबार क्वार्ट्ज का और ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट करने का, राइट? सो मैक्सिमम कितना % एक्सपोर्ट है और कितना अमेरिका को एक्सपोर्ट है? क्वार्ट्ज सरफेसेस में तो हमारा ओवर 95% जो है वो अमेरिका ही जाता है। ओके। बाकी उसके सिवाय हम दूसरे कंट्रीज को भी करते हैं, बट प्रेडोमिनेंटली आवर एक्सपोजर इन क्वार्ट्ज सरफेसेस इज इनटू द यूएस मार्केट। और हाल ही फिलहाल में हमने इंडिया में भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। वी हैव ओवर 100 डीलर्स वेयर पीपल कैन गो एंड एक्सपीरियंस अ प्रोडक्ट एंड बाय द किचन काउंटर टॉप। के लिए हम किचन के प्लेटफॉर्म्स बनाते तो उस पे लगाने का काम आता है, राइट सर? हाँ जी। जो आपके कॉम्पिटिटर फिर एक्रिसिल है? नहीं सर, एक्रिसिल इज इनटू क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरिंग का सिंक बनाते हैं। अच्छा, वो खाली सिंक बनाते हैं। हम क्वार्ट्ज के सिंक भी अभी हमने लॉन्च किया रिसेंटली, बट हमारा जो मेजर बिजनेस आज की डेट पे है वो काउंटर टॉप का है। परफेक्ट। अच्छा सर, अब हमने आपको आमंत्रित किया, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि ये 9 तारीख को जो एक खबर आई कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें वो कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर उनकी शुरुआती परिणाम आए थे, उन्होंने जो जांच की थी। पहले तो ये बताइए, ये मामला क्या है और आपकी कंपनी पर क्या असर पड़ता है इसका? बेसिकली अमेरिका के कंपनी ने 2018-19 के समय में एक पिटीशन डाली थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को कि प्लीज इन्वेस्टिगेट कीजिए जो क्वार्ट्ज सरफेसेस इंडिया से यूएस में आते हैं, क्या वो सब्सिडाइज्ड हैं, क्या वो डंप कर रहे हैं अमेरिका में। तो हमको उस पर्टिकुलर केस के लिए मैंडेटरी रेस्पोंडेंट बनाया गया था, क्योंकि हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। तो हमने सारे तत्व और सारे फैक्ट्स डिपार्टमेंट के सामने रखे, काफी प्रोसेस चला, डिपार्टमेंट यहाँ पे आया अमेरिका से ऑल द वे, दे इन्वेस्टिगेटेड आवर बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड everything, and then they finally concluded that for whatever reason they had that there should be a countervailing duty of 2.3% and anti-dumping duty of 0.33% for the investigation period. तो हम लोग इंडिया से आज जो क्वार्ट्ज यूएस एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे कम दर की जो ड्यूटी लगती है वो हमारे प्रोडक्ट पे लगती है, जो कि 2.67% लगती है अमेरिका में। Okay. आज की डेट में तो हर साल क्या होता है, इसका एक रिव्यू होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कहा जाता है। तो अभी जो हाल ही फिलहाल रिव्यू जो चला है उसमें प्रिलिमिनरी डिपार्टमेंट ने डिटरमिन किया है कि हम लोग वहां पे डंप नहीं करते हैं। तो हमारा जो 0.33% का ड्यूटी था उसको उन्होंने घटा के 0% कर दिया है। और जब ये हुआ
करीब 51 कंपनीज इंडिया से, उनको एक 161.56% की ड्यूटी लगी और एक कंपनी और उसके एफिलिएट को करीब 323% की ड्यूटी लगी। सो आज की डेट में इंडिया से मोस्ट सेफेस्ट एंड बेस्ट फॉर क्वार्ट्स, हाई क्वालिटी क्वार्ट्स में खाली पोकर्णा इंजीनियर्ड स्टोन ही है। 3 की है, उसकी राहत मिली है। जो 2-2.25% कितना वो आप जो दे रहे थे वो तो देनी ही देनी है। हाँ, तो हम बेसिकली आप हमारे कंपटीशन के साथ देखोगे तो हम कंपटीशन अभी 161% के ऊपर देगा और हमसे जो खरीदेगा वो 2.34% देगा। ओके, ठीक बात है। अच्छा सर, अब एक चीज बताइए कि मैं देखा था पिछले बैलेंस शीट आपकी 3 मार्च 2020 में 288 करोड़ का कर्ज था, 511 हो गया, थोड़ा बड़ा है। हालांकि इस अवधि में ज्यादातर कंपनियां कर्ज कम कर रही हैं, आपका बढ़ा है, क्या वजह सर? हमने अभी ऑलमोस्ट ओवर 130% कैपेसिटी एनहांस की है हमारे क्वार्ट सर्विसेज की। तो हमने जो नया प्लांट लगवाया है तो मेजॉरिटी ऑफ द डेट उसी के लिए गया है। तो कम कैसे होगा सर अब? कम होने का तो एवरीथिंग इज फ्रॉम द बिजनेस। सो इफ यू लुक एट आवर बिजनेस, द कैश फ्लोज आर रिलेटिवली वेरी स्ट्रांग। तो वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू मीट ऑल आवर ऑब्लिगेशंस। तो आपने अभी 2021 में एक्सपेंशन पूरा किया और उसका प्रोडक्शन शुरू भी हो गया, राइट? अब नया कोई कैपेक्स प्लान है या अभी फिलहाल नहीं? आज की डेट पे तो हम कोई एक्टिवली कैपेक्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट एज अ कंपनी वी कीप इवैल्यूएटिंग द अपॉर्चुनिटीज एज दे कम। अच्छा सर, चूंकि आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है, जो भी आप चाहे तो फाइनेंशियल ईयर 23 ये वाला जो चल रहा है या अगले 3 साल 5 साल का कोई विजन आप अपनी कंपनी का शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? आज हम इंडिया के सबसे बड़े क्वालिटी क्वार्ट सर्फेसेस के एक्सपोर्टर्स हैं एंड हमारा जो बिजनेस प्लान है और जो हम जिस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी बना के हमने रखी है उसके हिसाब से हमें लगता है कि विल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्ट सर्फेसेस प्लेयर एंड एज अ बिजनेस क्वार्ट सर्फेस इज ग्लोबली ग्रोइंग एंड इज आल्सो ग्रोइंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इंडिया एंड सर्टेन अदर पार्ट्स। तो हमको लगता है कि हमारी जो फ्यूचर है वो क्वार्ट सर्फेसेस पे ज्यादा रहेगी देन कंपेयर टू अदर बिजनेसेस वेयर वी करंटली ऑपरेट एंड आई थिंक वी आर पॉइज्ड फॉर वेरी गुड टाइम्स टू कम and we are prepared to handle all the challenges as they come through. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, हमें समय देने के लिए, कंपनी की योजनाओं के बारे में और जो अमेरिका के डेवलपमेंट पर पूरी राय हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पारस कुमार जैन साहब, सीईओ इस कंपनी के, बताते हुए कंपनी की योजनाओं के बारे में। सेठी साहब ने भी पहले इस स्टॉक को जब भी एक्सपेंशन प्लान आया था तब उन्होंने रिकमेंड भी किया था, मुझे याद है काफी नीचे के दामों पर। सेठी साहब, समय कम है, जल्दी से 15 सेकंड में मैंने सोचा आपकी राय ले ली जाए। मेरे ख्याल से 125-150 रुपए के आसपास आपने रिकमेंड किया था, अगर मुझे सही से याद है। बिल्कुल अनिल जी, कमाल कर दिया आपने। 172 के लेवल पे 10 दिसंबर 2020 को इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया था और यही स्टोरी थी कि इटली की जो कंपनी है ब्रिटेन, उनकी टेक्नोलॉजी, एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी इनके पास है और बहुत ही डिमांड में है ये प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड के इंटीरियर का काम चल रहा था तो उनको ये इनका प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में मिला नहीं, बोलते सब एक्सपोर्ट होता है। तो उसके बाद मैंने जब स्टडी किया तो ये स्टॉक रडार पे आया और उसके बाद तो इन्होंने हैदराबाद में नया प्लांट चालू कर दिया, एक बहुत ही दमदार कंपनी, और वहां से इसने हाइज लगाए 840 रुपए के और मैंने 172 पे तो 2020 में किया, फिर जून, जुलाई और सितंबर 2021 में 350-400 के आसपास भी कई बार रिकमेंड किया हुआ है। तो एक दमदार कंपनी है और मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छे अपसाइड रहेंगे, तो होल्ड करने की सलाह है निवेशकों को इस स्टॉक। 7% का बड़ा उछाल दिखाता हुआ आज मैनेजमेंट से मुलाकात करने के बाद ये स्टॉक आपके सामने। सो धन्यवाद सेठी साहब और धन्यवाद जैन साहब, आपका भी। जय ठक्कर, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, पालिया साहब, जैन साहब और साथ ही हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बाजार 16,150 के आसपास निफ्टी पर समय बिताते हुए 35,300 के ऊपर समय बिताते हुए बैंक निफ्टी पर कमजोरी है लेकिन कोई खास नहीं, मिला जुला सा कारोबार। और डाउ फ्यूचर्स भी अब आराम करने के मूड में, लेट नाइट है अमेरिका में, 135 पॉइंट नीचे। चलिए, विदा लेने का वक्त है, मुझे और दीप को दीजिए इजाजत और हर रोज की तरह शो का समापन हम करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। सबसे निवेदन, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।